हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 12 के लिए पार्ट 2 वीडियो चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या द्वितीयक क्रियाएं। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट को। अब है उद्योगों की स्थिति पर प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो विनिर्माण वाले जो उद्योग हैं इनकी स्थिति यानी जिनकी लोकेशन ये कहाँ पर स्थित हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। देखो, उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ बढ़ाते हैं, यानी लागत का मतलब उसमें जो पूंजी निवेश करते हैं उसको कम से कम करना चाहते हैं और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं। इसलिए उद्योगों की स्थापना यानी जहाँ पर ये उद्योग लगाए जाते हैं ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहाँ पर उत्पादन लागत कम आए, यानी किसी भी वस्तु का जो उत्पादन है उसकी लागत कम से कम आए, ऐसी जगह पर ये उद्योग स्थापित करने चाहिए। इनकी स्थिति यानी लोकेशन कहाँ पर ये स्थापित होने चाहिए को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है बाजार तक अभिगम्यता, एक्सेस टू मार्केट, यानी बाजार तक पहुंच। एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हो, बाजार तक पहुंच। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल, यानी जो भी उसमें वस्तु बन रही है, जो भी इसमें सामान बनाया जा रहा है के लिए बाजार का उपलब्ध होना है। उसके लिए बाजार उपलब्ध होना चाहिए ताकि वहाँ पर बनने वाले वस्तु को हम आसानी से बेच सकें। बाजार से तात्पर्य यानी बाजार का जो अर्थ है उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग, यानी बाजार का जो अर्थ है जिस क्षेत्र में हम उन वस्तु को बेचना चाहते हैं वहाँ पर उनकी मांग कैसी है और वहाँ के निवासियों की खरीदने की क्षमता से है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ के ज़्यादा जो लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं तो वो खरीदेंगे कैसे। पता चला कि हम वहाँ जाकर बेचने लगे, मान लो झुग्गी झोपड़ी में जाकर आप कोई महंगी वस्तु कार वगैरह बेचने लगोगे तो कौन खरीदेगा? कोई भी, क्योंकि उनकी खरीदने की क्षमता नहीं है। तो बाजार से तात्पर्य यह है कि उस चीज़ की वहाँ मांग भी होनी चाहिए और वहाँ के लोगों में इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि वो उसको खरीद सकें। दूरस्थ क्षेत्र यानी दूर के क्षेत्र जहाँ कम जनसंख्या निवास करती है वह छोटे बाज़ारों से युक्त होते हैं। जहाँ कम जनसंख्या होती है वहाँ छोटे बाज़ार होते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र बड़े वैश्विक बाज़ार हैं, यानी ये देश जो हैं क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े बाज़ार हैं, वैश्विक बाज़ार हैं, क्योंकि इन प्रदेशों में रहने वाले निवासियों की जो क्रय शक्ति है अधिक है। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो अधिकतर रिच हैं, पैसा उनके पास काफ़ी है खरीदने के लिए। इसके विपरीत दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, अब एशिया की बात हो रही है, कि जो घने बसे प्रदेश है, घने का मतलब जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, भी बड़े बाज़ार उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ भी काफ़ी बड़े बड़े बाज़ार उपलब्ध हैं। कुछ उद्योगों का व्यापार जो व्यापक बाज़ार होता है, यानी बहुत बड़ा बाज़ार होता है, जैसे वायुयान निर्माण, ये बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, इनका जो बाज़ार है वो भी अलग तरह का होता है। और शस्त्र निर्माण उद्योग आदि, तो बड़े बड़े जो देश हैं, रसिया हुआ, फ्रांस हुआ और हमारा अमेरिका हुआ, ऐसे बाज़ार इनके पास ज़्यादा उपलब्ध हैं। नेक्स्ट कारक है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, यानी जो कच्चा माल हमें चाहिए होता है किन्हीं वस्तुओं को निर्माण करने के लिए वहाँ तक पहुँच, यानी कच्चा माल आसानी से प्राप्त होना चाहिए। कहने का मतलब ये है उद्योग के लिए कच्चा माल सस्ता और सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, इस कच्चे माल को ढोने के लिए परिवहन सस्ते में और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अब जरूरत तो नहीं है कि जहाँ उद्योग का कच्चा माल वहीं मिल जाएगा, वैसे ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पर ही उद्योग लगाया जाए जहाँ उसके लिए ज़रूरी कच्चा माल आसपास ही उपलब्ध हो जाए। लेकिन अगर ऐसी जगह नहीं भी है तो कहीं ऐसे स्थान पर उसको स्थित किया जाए जहाँ पर आवागमन के साधन, सड़कों का जाल बिछा हुआ हो और परिवहन द्वारा वहाँ पर कच्चा माल आसानी से पहुँचाया जा सके। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थ या अयस्क, जिनका वजन घट जाता है, पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के निकट होने चाहिए। यानी भारी वजन, जिन कच्चे मालों का वजन भारी है, जिनका मूल्य सस्ता है, और वजन घटने यानी समय के साथ जिनका वजन घटना शुरू हो जाता है, जैसे अयस्क होते हैं, इनकर ऊपर जो निर्भर उद्योग हैं वह कच्चे माल के स्रोत जहाँ से कच्चा माल मिलता है उसके निकट ही होने चाहिए। जैसे इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के निकट स्थित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण, कृषि यानी जो
कृषि से सामान पैदा होता है उसकी प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण का मतलब है प्रोसेसिंग, कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद जो डेयरी में बनाए जाते हैं, जो दूध डेयरी वगैरह जो हमारी होती है, क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्र अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के ही समीप विस्थापित किए जाते हैं। तो डेयरी के जितने भी उत्पाद हैं अधिकतर ये उसके आसपास ही होते हैं जहाँ दूध उत्पादित किया जाता है, जहाँ पशुपालन ज़्यादा होता है, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा समय के लिए ख़राब होने से बचाया नहीं जा सकता, इसलिए उसको निकट ही रखते हैं। फिर प्रोसेसिंग होकर उसका मक्खन बना लो, छाछ बना लो, क्रीम बना लो, घी बना लो, कुछ भी बना लो, फिर उसके बाद वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। तीसरा कारक है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, एक्सेस टू लेबर सप्लाई। जो उद्योग है, उद्योगों में श्रमिक काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, तो मजदूरों तक पहुंच आसानी से होनी, यानी जिस क्षेत्र में आपने उद्योग लगाए हैं वह मजदूर आसानी से मिलने चाहिए और सस्ते मिलने चाहिए। उद्योगों की अवस्थिति, अवस्थिति का मतलब लोकेशन, ये अवस्थिति एक ही वर्ड है पूरा। अवस्थिति में श्रम एक महत्वपूर्ण कारक है। श्रम यानी श्रमिक, श्रम कहाँ से आएगा? श्रमिकों से। श्रमिक क्या होते हैं? मजदूर। तो बढ़ते यंत्रीकरण, यंत्रीकरण का मतलब क्योंकि अब मशीनें आती जा रही हैं, स्वचालित मशीनों ने औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन में उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम कर दिया है। यानी जो उद्योग हैं अब श्रमिकों पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है, क्योंकि स्वचालित मशीनें आ गई हैं, यंत्रीकरण हो गया है, आधुनिक कंप्यूटराइज हो गया, बहुत सारी चीज़ें रोबोट से काम लेने लगे हैं, तो इसलिए अब श्रमिकों पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है, जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता जा रहा है। परंतु फिर भी कुछ उद्योगों में अभी भी कुशल श्रमिकों की बहुत ज़रूरत होती है, अत्यंत आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिक कौन से? जो अपने काम में पारंगत होते हैं। चौथा है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, यानी शक्ति के साधन आसानी से मिलने चाहिए। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा के स्रोतों के निकट लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, कोयले का ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता था, परंतु आजकल जल विद्युत यानी पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है एवं खनिज तेल में से पेट्रोल वगैरह भी उद्योगों के लिए शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार सुविधाओं की अभिगम्यता, यानी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। देखो, कच्चे माल को कारखाने तक ले जाने के लिए और जब उससे माल बन जाए, उत्पादित माल बन जाए, को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र यानी तेज और सक्षम का मतलब जो उस माल को आसानी से उठा सके या सहन कर सके, सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी उद्योगों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। परिवहन लागत किसी भी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। परिवहन लागत यानी ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च आता है माल को इधर उधर ले जाने के लिए, ये भी उद्योगों की लोकेशन को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण, यानी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। हर प्रकार के माल को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वहाँ पर उपलब्ध है और होने के कारण इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण बना हुआ है, यानी यहाँ पर ये उद्योगों को आकर्षित करते हैं और उद्योग काफ़ी संख्या में यहाँ पर लगे हुए हैं। परिवहन के साधनों में सुधार, जैसे जैसे परिवहन के साधनों में सुधार होता जाता है तो यह आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है, यानी ये उद्योगों को विनिर्माण की प्रक्रिया को ये बढ़ाने में सहायक है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान, अब जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि अब इंसान उद्योगों के पास गया वहीं पर जाकर ऑर्डर देगा, अब तो मॉडर्न टेक्निक है, मोबाइल का ज़माना है, टैबलेट कंप्यूटर का ज़माना है, कोई मेल पे ऑर्डर दे देता है, कोई मोबाइल फ़ोन से ऑर्डर कर देता है, यानी इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था के उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के लिए संचार की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। संचार यही कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छे से विकसित होनी चाहिए, तभी उद्योग ज़्यादा फल फूल सकते हैं। नेक्स्ट है सरकारी नीति। सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए जो उद्योगों को बढ़ावा दे। कहता है संतुलित आर्थिक विकास हेतु, आर्थिक विकास यानी डेवलपमेंट हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशेष क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो सरकार तय करती है कि कहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे और कहाँ पर उद्योग नहीं लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री अपनी मर्जी से कहीं भी ज़मीन खरीद के
चालू हो जाएगा उद्योग लगाना। पहले वहाँ परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से, और सरकार के कई पॉइंट्स हैं, उन पर खरा उतरना पड़ता है, तभी किसी उद्योग की स्थापना हो पाती है। नेक्स्ट है समूहन, अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य संबंध, यानी एक्सेस टू एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, यानी जो समूहन अर्थव्यवस्था है और उद्योगों के बीच जो संबंध है उसके बारे में बात हो रही है। देखो क्या है इसका मीनिंग। प्रधान उद्योग यानी जो बड़ा उद्योग, प्रधान उद्योग की समीपता से अनेक उद्योग लाभ प्राप्त करते हैं। प्रधान उद्योग, देखो बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिन पर निर्भर छोटे छोटे उद्योग होते हैं। जैसे आप कार बनाने की कोई कंपनी है, जैसे मारुति कार है। अब मारुति जब कार बनाती है तो वो सारी चीज़ें अपने कारखाने में या अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाती। वो रिम किसी से बनवा रही है, उसका गियर किसी से बनवा रही है, इंजन कहीं और बन रहा है, इंजन का कोई पार्ट कहीं और बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने होते हैं जो इस बड़े उद्योग पर निर्भर होते हैं। तो अब ये जो छोटे कारखाने हैं इसके लिए काम करते हैं और अपना लाभ कमाते हैं। इसका कहने का मीनिंग यही, मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे हैं। यह लाभ समूहन यानी ग्रुप अर्थव्यवस्था के रूप में दर्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग एक बड़े उद्योग से जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हम समूहन बोलते हैं। समूह बन गया उनका आपस में, यानी जो भी कारखाने छोटे, जो भी छोटी फैक्ट्रियाँ बड़ी फैक्ट्री के लिए काम कर रही हैं, इनका एक ग्रुप बन जाता है और ये ग्रुप इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाए जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। ये जो भिन्न भिन्न उद्योग होते हैं इनके बीच में एक श्रृंखला, एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे सेविंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये थे हमारे उद्योगों को, औद्योगिक अवस्थिति, अवेसनीय लोकेशन, विनिर्माण के जो उद्योग होते हैं इनकी लोकेशन को प्रभावित करने वाले कारक। आइए एक और उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। ये उद्योग है स्वच्छंद उद्योग, फुट लूज इंडस्ट्रीज इनको हम बोलते हैं। आज की वीडियो के लिए ये लास्ट टॉपिक है। देखो क्या होता है यह उद्योग विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। विविधता मतलब ये कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं, ना इन्हें कच्चे माल, क्योंकि ये कच्चे माल के ऊपर निर्भर नहीं होते, किसी लोकेशन पर ज़्यादा निर्भर नहीं होते। ये जो विविध यानी जो जटिल भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहाँ भी इनको हम स्थापित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह उद्योग कच्चे माल में कमी पर या उसकी वृद्धि पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करते, यानी कच्चे माल से इनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। यह उद्योग किसी भी स्थान पर आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। इनका कोई मतलब नहीं है कि आप कच्चे माल की स्रोत के पास होगे, यानी वहाँ जल शक्ति होनी चाहिए, विद्युत शक्ति होनी चाहिए या कोयले के निकट होना चाहिए, ऐसा परिवहन जाल होनी चाहिए, ऐसा इनके लिए कोई ज़्यादा फ़र्क इनको ज़्यादा नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन उद्योगों में श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है, अर्थात यह श्रमिकों पर ज़्यादा निर्भर नहीं करते। उद्योगों में किसी प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता। इन उद्योगों का जो कच्चा माल होता है वह वास्तव में दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित किया गया माल होता है, यानी जो दूसरे उद्योग जिस माल को उत्पादित करते हैं उसे ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी एक तरीके से इनका काम असेंबलिंग का होता है। अभी जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया, तो मारुति वाले क्या करते हैं, वो सारे पुर्जे छोटे छोटे कारखानों से बनवाते हैं, उनको फिर मंगवाते हैं, उनको तो सिर्फ अपने यहाँ वो असेंबल करते हैं। तो असेंबल करने में ना कोई प्रदूषण हो रहा ना कुछ हो रहा। तो इस तरह से मान लो कोई टॉय बनाने वाली कंपनी है, वो कोई पार्ट किसी से बनवा रही है, कोई पार्ट किसी से बनवा रही है, तो जिनसे बनवा रही है वे कहीं और स्थित होंगे, उनसे जब पार्ट बन के आ जाते हैं तो उनको असेंबल वो कर लेते हैं। इन उद्योगों की स्थिति के लिए सड़कों के जाल को विशेषतः ध्यान में रखा जाता है। बस ये चीज़ मेन पॉइंट होती है कि परिवहन और सड़कों का जाल विशेषतः वहाँ पर हो, ऐसा ना हो कि ऐसी स्थिति पर ये लोकेट कर दिए जाएं जहाँ पर ना कोई गाड़ी जा सकती है ना कोई गाड़ी आ सकती है। फिर वहाँ जो माल बन रहा है, वहाँ जो माल असेंबल हो रहा है, उसको हम लेने कैसे जाएंगे, कच्चे माल को वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे, ताकि इन उद्योगों में संगठित माल को आसानी से दूसरे क्षेत्रों में पहुँचाया जा सके। यानी जो भी माल यहाँ असेंबल हो रहा है उनको दूसरे क्षेत्रों में भी तो पहुँचाना बेचने के लिए। तो इस तरह की ये इंडस्ट्रीज होती हैं। तो आज जो हमने पढ़ा, उम्मीद करता हूँ ये सारे कारक और स्वच्छंद उद्योग आपको अब समझ में आ गए होंगे। बाकी जो चैप्टर में बचा हुआ है अभी 1 या 2 वीडियो और लगेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो और अपने अन्य साथियों को भी बताओ ताकि वो इससे लाभ उठा सके और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में उन्हें इससे आसानी हो। धन्यवाद।